हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम हिंदी के यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए प्रश्न करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का मोटिवेशन थॉट है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा शुरू किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। खुद से यही वादा है कि वीडियो का एग्जाम जो है आप क्लियर करोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी के साथ शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ये पेपर जो है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जूनियर असिस्टेंट भर्ती पुनः परीक्षा में 2016 का है, जो 2019 में पेपर हुआ था उसका है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ड, वर्ड समूह या वर्ड माला? तो आपको बताना है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, तो वर्ड माला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, वर्ड माला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो क्या है? ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ड माला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं, लेकिन लेखन के आधार पर जब हम देखते हैं तो 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, और पूछा जाए हिंदी में व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन आपके कितने हैं? 33। और स्वर आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो 11। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, विदेशी, देशज, अर्ध तत्सम। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, अर्ध तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या प्रेरणार्थक क्रिया? तो मनुष्यता आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापा, मिठास, मानवता, मनुष्यता, परायापन, ये सभी जो है आपके भाववाचक संज्ञा के होते हैं। ठीक है, उदाहरण। नेक्स्ट है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, जितेंद्रिय। ठीक है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो आपको मैंने बताया था पूरा कारक चिन्ह के बारे में। से अगर अलगाव के सेंस में है तो वहां अपादान होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। ठीक है, कारक और विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग? तो हिंदी में सिर्फ और सिर्फ दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उभयलिंग देखने से ही और नपुंसकलिंग, ये दोनों ऑप्शन कट गए, बचे सिर्फ दो, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो तन आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक उदाहरण है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक?
तो सर्वनाम की मैंने आपको एक क्लास ली थी आपकी, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। उत्तम पुरुष आपका पुरुषवाचक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये उत्तम, मध्यम और अन्य, ये सभी आपको बताए थे वहां से, आप नीचे लिंक दिया होगा वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंचन एक कृशाग्नि युक्ति है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, वर्तनीगत अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि या शब्द निर्माण की अशुद्धि? तो यहाँ पर जो अशुद्धि है आपकी शब्द चयन की अशुद्धि है। कंचन एक कृशाग्नि युक्ति है, ये गलत है, ठीक है। कृशाग्नि का मतलब ही हो गया कि वो युवती है, ठीक है। तो यहाँ पे कृशाग्नि के साथ युक्ति का प्रयोग अनुचित है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? कंचन कृशाग्नि है, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिला अधिकारी को लिखा गया पत्र, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो प्रधानाचार्य गांव पर जिला परिषद को लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ बिजली के जिलाधिकारी को लिख रहे हैं, तो ये सभी हमारे औपचारिक में आते हैं। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर। जितने हम परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों को जो ये पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक में आते हैं। जो प्रधानाचार्य, जिला अधिकारी, जिला परिषद, इन सभी को लिखते हैं वो सभी हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। तो हमसे यही पूछा हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन बी हमारा 4 है। यहाँ पे 11 ऑप्शन दिया, गलत है, ठीक है। ये 11 गलत होगा। हिंदी में स्वर आपके कितने होते हैं? स्वर आपके 11 होते हैं, जिसमें से 4 आपके क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, और 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर में भी विभाजन है, संयुक्त दीर्घ स्वर। ये कितने होते हैं हमारे? संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं 4। कौन कौन से बताए थे आपको? ए, आए, ओ और औ, ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। बाकी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये आपके 3 जो होते हैं दीर्घ स्वर में आएंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और ये अगर संयुक्त दीर्घ स्वर की बात करेगा तो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट होगा, 4। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछी तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है हमारे पास, ठीक है। दीर्घ स्वर 7 है, उसमें भी अगर संयुक्त दीर्घ स्वर पूछ लेता है तो 4 हम बताएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो पहला पद संख्यावाचक अगर हो तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा।
जैसे सप्त सिंधु, तो सप्त का मतलब क्या है? 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार या समूह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। द्वंद्व में अपोजिट वर्ड्स होंगे, बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ प्रधान होगा, अवयवी भाव समास में पहला पद अव्यय होगा। नेक्स्ट, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना, इसमें आपका जो प्रत्यय है सुहावना में वो आवना है। लिखाई, लिख में आई प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो ये खाई और ई तो गलत हो गया, बचा आई। ठीक है, छलिया में, छल में इया प्रत्यय लगा है, ई या, तो इया ये दोनों है। अब पता चलता वना है या आवना है सुहावना में, तो अभी मैंने बताया आवना है। ठीक है, सु शब्द में आवना प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत का है? माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो मछली का क्या होता है? मत्स्य। माँ का क्या होता है? माता। केला का क्या होता है? कदली। अमूल्य हमारा क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? अमोल। ठीक है, बाकी सब हमारे तद्भव में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर किल किल कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, अर्ध तत्सम। तो किल किल आपका देशज शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। कटोरा, किल किल, लोटा, ठेठ, ये सभी हमारे देशज शब्द हैं। नेक्स्ट, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है। अलमारी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? वो निपात कहलाते हैं। ठीक है, तो ये निपात की डिफिनेशन ही लिखी हुई है भी। तो जो जोड़ देते हैं शब्द पे, ठीक है, जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें जो जोड़ देने वाला होता है वही मेरा क्या होता है? निपात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म, पृथक। आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है। यहाँ पे मूल्यवान और पृथक दोनों ही सही लिखे हुए हैं। ठीक है, ब्रह्म आपका गलत है। ब्रह्म जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और आपका जो क्लिष्ट है वो क्लिष्ट ना होकर के क्लिष्ट होता है। ठीक है, ऐसे टा होता है। ठीक है, मूल्यवान भी सही है, पृथक भी सही है। पृथक हम ऐसे ही लिखते हैं, पृथक पृथक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसीलिए इसका जो है आपको सबको मार्क्स मिला होगा इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें दोनों ही सही ऑप्शन है। ठीक है, डी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो कच्चा, प्राण, आंसू, प्रत्येक।
तो यहाँ पे पूछा है एक वचन में, सदा एक वचन में जिसका प्रयोग होता है। आंसू सदा बहुवचन के हैं, प्राण बहुवचन में हमेशा होता है, ठीक है। कक्षा भी हमारी बहुवचन में ही आती है, ठीक है। प्रत्येक, ये हमारा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2, 4, 8, 3। तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, सरल वाक्य आपको बताना है क्या होते हैं, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, नहीं। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, नो। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, यही आपका सही है। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे ही हम सरल वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। उच्छिप्त और अनुनासिक नहीं होंगे, है ना। दूसरा और चौथा महाप्राण है या अल्पप्राण है? 135 अंतस्थ, ये हमारे क्या होते हैं? और 24 ऊष्म, ये हमारा अल्पप्राण होता है और ये हमारा महाप्राण का होता है, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा अल्पप्राण हो गया 135 अंतस्थ और 24 ऊष्म हमारा महाप्राण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा, यानी 24 का मतलब दूसरा और चौथा, ये हमारा महाप्राण व्यंजन में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके साथ और भी होते हैं 24 ऊष्म और उस ऊष्म में आपका सा श शाह, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संप्रक्त, युग्मक, संयुक्त, द्वित। तो यहाँ पे संबल जो है संप्रक्त ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्त प्लस जाल क्या बनेगा? विपत्त जाल में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा, तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है, व्यंजन संधि है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर दुर उपसर्ग है। ए और सी दोनों सेम नहीं है, इसमें आपका हलंत लगा हुआ है, ठीक है। तो दुरात्मा में दुर उपसर्ग है, हलंत लगा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो ये ओले कितने पड़े? बहुत पड़े। तो ये कैसा है? परिमाणवाचक है। यह लड़की सुंदर है, तो यहाँ पे गुणवाचक है। मैदान हरा भरा है, तो मैदान कैसा? हरा भरा है, ये भी गुण है उसका। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, खिलाड़ी कैसे हो? अच्छे हो, तो ये भी उसका गुण बताया जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोभावों को प्रकट करने के लिए, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है क्या कहलाते हैं? तो अविकारी शब्द कौन से?
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, विस्मयादिबोधक अव्यय। ये आपके अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग वचन कारक के आधार पर ना बदले, ठीक है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। लिंग वचन क्रिया इनके आधार पर ना बदले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे भ्रष्टाचार में प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? तो यहाँ पे निश्चयवाचक जैसा कुछ भी नहीं है, निजवाचक जैसा भी नहीं, संबंध भी नहीं बता रहा। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो यहाँ पे पुरुषवाचक बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कमुदी, सौदामनी, कुमुदनी, कुमुदकला। इसमें आपको बताना है ये जो है किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सभी आपके कुमुदनी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कौमुदी का पर्यायवाची होता है चांदनी, चंद्रिका, ठीक है। सौदामनी आपका बिजली का समानार्थी है, यानी पर्यायवाची है बिजली का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। जब तब, कब तब, जब कब या कब जब। तो यदा कदा का जो सही अर्थ होता है, यदा का होता है जब और कदा का होता है कब, ठीक है। तो का मैच हो रहा है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं, कदा का कब, यदा का जब। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा? सी, जब कब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नियत, नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। नियत, नियत, आपको इनका सही शब्द युग्म बताना है। इरादा, भाग्य या इरादा, निश्चित, निश्चित या इरादा, भाग्य, निश्चित। तो नियत और नियत, कहते हैं ना तुम्हारी नियत अच्छी नहीं है, तो कौन सा होगा यहाँ पे? छोटी ई वाला या बड़ी ई वाला? जब कहते हैं तुम्हारी नियत अच्छी नहीं, मतलब तुम्हारा इरादा अच्छा नहीं है, तो वो बड़ी ई वाला होता है। मतलब नियत का मतलब होता है इरादा। और जब बोलते हैं तुम एकदम नियत समय पर आए हो, नियत समय पर आए हो, तो नियत एक समय का मतलब निश्चित समय को दर्शाता है। तो यहाँ पे नियत का हो जाएगा निश्चित और नियत का हो जाएगा इरादा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। यहाँ पे अनुरूप की जगह हम क्या लिखेंगे? अनुसार। तो अनुरूप नहीं, अनुसार लिखेंगे, ठीक है। अनुरूप जो शब्द है वो अनुचित है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? सामर्थ्य सूचक, निश्चार्थक, बाध्यता सूचक, इच्छार्थक। तो यहाँ पे आप जब वाक्य पर ऐसे जब आ जाते हैं क्वेश्चन, अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो आप एक बार सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए अच्छे से। सेंटेंस खुद बताएगा वो कैसा वाक्य है। आप चल सकते हैं, तो ये सामर्थ्य सूचक वाक्य, उसकी सामर्थ्य को बता रहा है कि अब आप चल सकते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।